एक एक कबड्डी प्लेयर कितना पैसा बना सकता है इंडिया में? कंटिन्यूटी 2 करोड़ प्लस है वो प्लेयर, और 3 सीजन हो गए, 3-4 सीजन, 8 करोड़ हो गए उसके 3 साल में। सीजन 11 में जब आपने सीजन 10 में जितवाया, उसके बाद सीजन 11 में आप आए, सीजन 11 में आपको इंजरी हो गया, 7 मैच खेला आपने, उसके बाद आप खेल नहीं पाए, तो डिफीट कैसे एक्सेप्ट किया आपने? मुझे बाहर से बातें सुनने देती थी कि लोग अभी बोलते हैं कि तू उस लेवल तक अभी खेल नहीं पाएगा। 2009 से मैं कबड्डी खेल रहा है, अच्छा सक्सेस मिलने के लिए मेरे को ना 2019 में अच्छा सक्सेस मिला, मतलब कब तकरीबन 10-11 साल का वो सफ़र था मेरा। तब तक मेरे पास ना पैसा ना नाम फेम कुछ नहीं था इतना बड़ा कि लाइक बस असलम कबड्डी प्लेयर ये नाम जानते थे लोग। 10 साल तक 10 आप साल एक ही चीज़ कर रहे थे बिना कोई सक्सेस के। कोई क्यों? 2022 एशियन गेम्स हैंगजू में, जहाँ पे गोल्ड मेडल विनिंग टीम थी, उसका पार्ट बनना, और 2023 में एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप जो बुसान में हुआ था, तो वो एक्सपोजर मिलना कैसा था आपके लिए? फीलिंग बहुत अलग था मेरे लिए। क्या हो गया है लाइफ, अब आज तो इंडिया नाम आएगा असलम के पीछे, असलम के चेस पे इंडिया नाम रहेगा। कोई प्लेयर को फेवर कर दिया कि इस प्लेयर को ले लेते, और किसी और को चूज़ कर लिया, कोई टैलेंटेड प्लेयर को बिठा दिया, किसी और को चूज़ कर लिया, क्या हुआ आपके साथ ऐसा? मेरा भी है एक्सपीरियंस इस चीज़ में। मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना, कि थोड़ा अतरंगी टाइप के हो कि ऐसे सीरियस टाइप के हो, कि मस्ती खोर हो? मस्ती तो बहुत ज़्यादा लगता है मुझे क्योंकि आदत है मुझे पहले से, मैं हंसी मजाक करना, लाइक कोई भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। पहले से आदत है कि चिल रहना, फ्री माइंड रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में जीना, ज़्यादा ना पास्ट के बारे में सोचना, ना ज़्यादा मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। लाइक फ्यूचर के बारे में भी सोचता हूँ, बट उसको भी परसेंटेज देता हूँ कि कितना सोचना है। कितना है? बहुत ज़्यादा नहीं, 25% तक भी देता हूँ मैं, क्योंकि लाइफ का कोई भी मोमेंट मुझे पता नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ चीज़। बस मैं एक अपना कर्म अच्छा रख रहा हूँ और सब कुछ चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ, बस वही है मेरे हाथ। तो इसके लिए मैं ज़्यादा प्रेजेंट में जीता हूँ, और जो भी करना है खुल के करो, अपना हैप्पी रहो, मोमेंट हर एक मोमेंट का एंजॉय करो, यही चलता है। स्ट्रेस नहीं लेते हो लाइफ में ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज़ का नहीं। जैसे आपने जब जितवाया सीजन 10 में पुनेरी पल्टन को, तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि लोग बुरा भला भी कह रहे थे, उसके बाद आपको लगा कि अरे यार नहीं, चैंपियन बनने के बाद मुझे कोई बुरा बोला नहीं ऐसा, क्योंकि मैं एज ए कैप्टन महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ था कि एज ए कैप्टन बोलकर कोई प्रो कबड्डी का ट्रॉफी जीतने वाला मैं पहला खिलाड़ी बना था, और एज मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन में महाराष्ट्र से भी पहला खिलाड़ी था। सो उसके पहले मैं 2-3 सीजन खेल लिया था, बट मेरा कंसिस्टेंट फॉर्म था टीम के लिए, तो टीम ने बहुत जल्द मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि भाई तुम अभी कैप्टेंसी करो टीम की। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए, मुझे तो मेरे मेहनत से मिली थी, तो मैं विन होने के बाद मेरे को ऐसा कोई आके बुरा बोला नहीं। बट सीज़न 11 में जब इंजरी हुआ, तो मुझे बाहर से बातें सुनने देती थी कि लोग अभी बोलते हैं कि तू उस लेवल तक अभी खेल नहीं पाएगा, उस लेवल तक फिर तेरा कमबैक नहीं हो पाएगा, और तू उस लेवल तक तेरा जो फिटनेस लेवल था वो लेके नहीं आ पाएगा। कैसे लोग, कौन लोग बोल रहे थे ये बात? नहीं, ऐसा मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। हाँ। मेरे को भी ऐसा नाम नहीं बताया किसी ने, ऐसा नाम नहीं, तो बट वो मैं कह रहा हूँ कि टीम वाले लोग बोल रहे हैं, टीम वाले कि ऑडियंस बोल रही है, स्पोर्ट्स वाले लोग ही बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स में बस कि होता है ना कि उन्होंने पहले, क्या पता उनकी सोच ऐसी होगी कि उन्होंने पहले कई सारे प्लेयर्स देखे होंगे कि वो कंपैरिजन से बोलते होंगे कि ये देखो अभी ये प्लेयर्स को इतना इंजरी हुआ तो इतना फॉर्म में नहीं खेल पा रहे हैं, तो ऐसा कंपैरिजन करते होंगे कि अभी असलम इंजरी से आया है तो करेगा नहीं करेगा, उसका भी मेरा मतलब स्ट्रांग पॉइंट है मेरा कबड्डी में, बोनस में करता हूँ। करेक्ट। तो लोग बोलते कि अभी बोनस में इतना स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, इतना फास्ट नहीं कर पाएगा, ये निगेटिविटी मतलब। बट क्या पता वो उनके लिए वो पॉजिटिव है कि लाइक वो कंपेयर कर रहे किसी के साथ मुझे, कि कोई प्लेयर है देखो ये खेल नहीं पाया तो असलम भी क्या कर पाएगा। आप सुनते हो? हाँ, मैं इतना नहीं, बाहर में बोलो ना आपको इतना ध्यान देता नहीं मैं, क्योंकि मैं खुद पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ।
जितना खुद का सोचोगे उतना ही आपका ज़िंदगी हैप्पी और पॉजिटिव थिंग से रहेगा, मुझे लगता है। बट असलम भाई मेरे को बताओ कि ये हर बार तो ऐसे रहना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हर आप बार जैसे तो कह रहे हो कि हैप्पी रहना और पॉजिटिव रहना और बिलीव करना अपने आप में कि यार हाँ ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप को, कितना भी इंसान मोटिवेटेड रहे कहीं ना कहीं वो तो रुकता ही है, कहीं ना कहीं वो गिरता ही है, कहीं ना कहीं वो झुकता ही है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कितने ही पॉजिटिव रहो, कितने ही मोटिवेटेड रहो, चाहे आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कह लो या एनीबडी हु इन एनी फील्ड, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो वो आके रुकता ही है, कहीं ना कहीं वो आपकी पॉजिटिविटी पे दाग लगता ही है कि यार हाँ, वो ऐसा सिचुएशन देखो हर एक के लाइफ में है ना। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, खासली जो स्पोर्ट्समैन होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जो भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है ना, आज तक मैं आपको बताता हूँ, वो ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ होता है। आप जितने भी स्पोर्ट्समैन के नाम ले लो ना कोई भी फील्ड में, तो वो बहुत ग्राउंड लेवल से आए होते हैं। तो उनको ना हर एक सिचुएशन पता होती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है पहले, तो मेरे साथ कितना बैड टाइम आके गया है, मेरे साथ लोगों ने क्या किया है, और मेरा स्पोर्ट्स में कैसा करियर बना है, मैं कैसा टॉप तक पहुंच गया हूँ। तो उसको ये फिक्र नहीं होती किस चीज़ की कि मेरे साथ कितना भी बैड टाइम आ जाओ, कितना भी बैड पैच आ जाओ, लोगों ने मेरे बारे में कुछ बोलो। तो स्पोर्ट्समैन वो उतना स्ट्रांग हो गया होता है कि लाइक वो हर एक सिचुएशन को हैंडल करता है। मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा खुद का भी, कि स्पोर्ट्समैन सब कुछ सीख के आता है, माइंडसेट भी स्ट्रांग बना के आता है। तो कितना भी बैड पैच आ जाए उसके ऊपर वो स्ट्रांग रहता ही है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का लाइफ ही वही है कि बैड टाइम आना। क्योंकि देखो ना, हर एक स्पोर्ट्समैन और हर एक एथलीट ना उसके टॉप फॉर्म में नहीं रह सकता कंटिन्यूस। सही बात है। उसकी लाइफ में डाउनफॉल आएगा ही। सही बात है। उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा, कभी अप होगा, डाउन होगा, कभी हारेगा, कभी जीतेगा, कभी सीखेगा। ये चीज़ें होती है स्पोर्ट्समैन के लाइफ में। बट स्पोर्ट्समैन ये है कि वो कंसिस्टेंट रहता है, कि उसका जो वर्क है वो करते ही रहता है। उसको एक उम्मीद होती है, नहीं मेरे को आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, कभी तो मुझे सक्सेस मिलेगा। इसके लिए वो कंटिन्यू रहता है उस चीज़ पे। तो उससे वो स्ट्रांग बनते जाता है, उसका माइंड से भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जैसे सिचुएशन आते हैं उस चीज़ को फेस करके जाता है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है लाइफ में, दिमाग से बहुत स्ट्रांग रहता है ना। असलम भाई मेरे को थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताओ, क्योंकि मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि बहुत टफ चाइल्डहुड रहा है आपका। और कह सकते हैं कि जैसे बीच में मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आपको पता चला कि आपके भाई वसीम भाई की वजह से आपने कबड्डी शुरू किया और जॉब्स कर रहे थे आप, चाय का ग्लास भी धो रहे थे चाय स्टॉल पे। तो थोड़ा सा बचपन के बारे में बताओ जो शायद लोगों को ना पता हो। देखो मेरा बचपन बहुत हार्ड रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, खासकर मैंने कई सारे पॉडकास्ट में बोला है, इंटरव्यूज में बोला है, मेरा लाइफ बहुत हार्ड था। मतलब खाने का मेरा मुश्किल था लिटरली। मतलब मैं मेरा मम्मी से बहुत मोटिवेट होता हूँ अभी भी, और होगा आगे भी। मम्मी को देख के ही हमने सीखा है, अम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्योंकि अम्मा का एक ही था कि मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। तो हमारे मम्मा ने लोगों के घर बहुत वर्क किया। तब वो सिचुएशन ऐसा था कि मेरे अम्मा के लिए 300 रुपये मंथली देता था लोग, 300 रुपये मंथली। तो वो 300 रुपये भी बहुत था मेरे मम्मा के लिए। तो मैं सोचता हूँ आज कि 300 रुपये क्या चीज़ थी, क्या कीमत थी उस 300 रुपये की। तो मैं भी बहुत वर्क किया मम्मा को देख के, होटल्स में गया, लोगों के खेत में गया। मेरा ब्रदर्स लोग भी दोनों भी बहुत हार्ड वर्क किया। मेरा पूरा फैमिली बहुत हार्ड वर्क करता था, बस एक ही चीज़ के लिए कि भाई हम भूखे नहीं रहना। हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पास कि भाई ये ज़रूरत है मुझे इस चीज़ को पूरा करना है। एक ही ज़रूरत थी, पेट हमारा। उस चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, बहुत होटल्स सब तरफ काम किए। बट मैं कबड्डी का जुनून कभी छोड़ा नहीं दिल में से। मेरा ब्रदर पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था, 3 साल डिले हो गया था उसका ट्रेनिंग। तो मेरे लिए वो मौका मिल गया। मेरा ब्रदर बोलता था पहले कि तू कबड्डी में करियर नहीं, तू जाओ मत मारता था। मम्मी को बोलता था इनको मत आने दो, मम्मा को। बट ब्रदर का वो डिले होने का और मेरा मेहनत करने का जुनून और बढ़ गया। फिर मैं दोनों टाइम वर्क किया। कबड्डी में
सुबह भी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था और शाम को भी, और पूरा दिन में वर्क करता था कोई होटल्स में ये चीज़ें। तो यही था मेरा कंटिन्यूटी, कम से कम 7-8 साल यही कंटिन्यू रहा। तो फिर उसके बाद थोड़ा ले तो माइंडसेट कैसे बिल्ड हुआ ये असलम भाई? क्योंकि आपने बोला कि वसीम भाई खेल रहे थे और वसीम भाई फिर जब पुलिस ट्रेनिंग में गए तो तब आपने प्रॉपर स्पोर्ट को पकड़ा। तो कहाँ से पकड़ा ये? बिकॉज वसीम भाई कर रहे थे, वहीं से पहला जड़ ऑफ कबड्डी वहीं से आया। हाँ, मतलब कबड्डी माइंड में, क्योंकि ब्रदर एवरीडे जाता था ना। हाँ, लेकिन फिर ब्रदर ने मम्मी को बोला कि इनको मत भेजो। हाँ, मेरे को ग्राउंड से भी निकल के देता था मेरा भाई। बट फिर बाद में ऐसा हो गया कि उसका ट्रेनिंग डिले हो गया। तो जो हमारे सीनियर है राहुल बलकर, जो स्पेशली तो मैं उनके साथ गांव में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उनके साथ ही मैं 5-6 साल पूरा कंटिन्यू सुबह और शाम, और उनके साथ ही मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए जाता था। तो पहले मेरा भाई और वो दोनों साथ एक साथ के थे, वो जाते थे वो मतलब मेहनत करने के लिए ग्राउंड। तो मेरा भाई जाने के बाद उनको कोई साथ में नहीं रहा, तो मेरे को मौका मिल गया, फिर मैं एवरीडे उनके साथ जाने लग गया। तो एवरीडे जाकर फिर मेरे को कंटिन्यू आदत लग गया कि कबड्डी है। और कबड्डी में एक मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा ये मेरे को पता नहीं था। रियली छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ा एक ही चीज़ से नहीं, कि मेरे को इसमें ही कुछ करना है, इसमें नाम फेम। क्योंकि ना देखो, मेरे साथ जो रहते थे ना, मेरा भाई और मेरे जो राहुल सर है, उनका इतना नाम हो गया था हमारे साइड में, इतने जोर से खेलते थे कि वो चीज़ बहुत पसंद आ गई थी यार। इनका नाम लोग लेते और अलग लेवल, अलग तरीके से लेते, रिस्पेक्टफुली। ये बहुत अच्छा खेलता है मेरा बड़ा भाई और राहुल सर का। तो मेरे माइंड में वही बैठ गया था, यार अपन भी अच्छा खेला तो लोग हमारा भी नाम ले सकता है किधर। तो ये लैंग्वेज अच्छा लगा मेरे को। तो अपन फिर मैं बोला कि हम भी एक दिन नाम कमाना कुछ तो भाई इस चीज़ में। पर इतना लेवल तक कमाएगा ये पता नहीं था। बट वो तब गाँव का था सोच, वो गाँव की तरह ही सोचता था कि गाँव में ही आ गया नाम, तो किधर कोई लोगों ने नाम लिया अच्छा खेलता है, तो बस वही था टारगेट पहले। और ऐसा कुछ मतलब बड़ा टारगेट नहीं था कबड्डी में। कुछ स्पोर्ट्स में कोई स्टेट लेवल पे भी कोई सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं स्पोर्ट्स में भर्ती हो सकता हूँ, पुलिस में या आर्मी में, वो थिंकिंग था पहले। बट असलम भाई मेरे को बताओ कि एक तो ये स्पोर्ट थोड़ा सा अर्ली डेज के बारे में बताओ थोड़ा सा। जैसे आपने जब बताया कि आपने जब स्पोर्ट चूज़ किया, उसके बाद जब आप खेलना शुरू किया, तो कौन सा ऐसा पहला ब्रेक थ्रू मोमेंट था जो आपको लगा कि यार हाँ, अब जैसे स्टेट चैंपियनशिप आप जब बीच में कुछ फेडरेशन के कप्स जीत गए, कुछ स्टेट चैंपियनशिप जीत गए, तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट कब था प्रो कबड्डी के ठीक पहले? मैं बताऊँ, मेरा लाइफ में ना 2009 से मैं कबड्डी खेल रहा है, 9-10 से 2009-10 से, तो 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए अभी तक मेरे को। अच्छा सक्सेस मिलने के लिए मेरे को ना 2019 में अच्छा सक्सेस मिला। मतलब कब तकरीबन 10-11 साल का वो सफ़र था मेरा। तब तक मेरे पास ना पैसा ना नाम फेम कुछ नहीं था इतना बड़ा कि लाइक बस असलम कबड्डी प्लेयर ये नाम जानते थे लोग। 10 साल तक आप एक ही चीज़ कर रहे थे बिना कोई सक्सेस के? क्यों? एक ही रीज़न था कि ये कंटिन्यू करना है, इसमें उम्मीद बढ़ती गई ना। जैसे क्या चस्का है मेरे को ये जानना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप अभी आपने बोला कि 2019 में पहला सक्सेस मिला, लेकिन 2019 के पहले ये पता ही था कि 2019 में मिलेगा। आप समझ रहे हो? समझ गया। तो ये क्या चस्का है ये? अगर बहुत सारे यंग लोग अगर जो ये एपिसोड देख रहे हैं, या कबड्डी प्लेयर हो चाहे दूसरे स्पोर्ट्स में हो चाहे कोई भी लाइफ में हो, बहुत बार हमें लगता है कि नहीं यार अभी तक नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। वही है अभी क्या सिचुएशन। तो ये क्या है ये मतलब आप थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दो। मैं इम्पोर्टेंट थिंग है अभी का लोगों को ना इंस्टेंट चाहिए, है ना। सक्सेस अभी चाहिए, मतलब रिजल्ट तुरंत चाहिए। मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो 1 साल 6 महीने 2 साल यही इसमें ही मेरे को चाहिए सक्सेस। लोग जो बड़े बड़े लेवल पे आज है हर एक चीज़ में, स्पोर्ट्स में भी हमारे कबड्डी में, उन्होंने बहुत बड़ा टाइम बिताया इस चीज़ के लिए, उनके नाम बढ़ने के लिए। तो वो स्पोर्ट्स में भी अभी क्या हो रहा है, इंस्टेंट चाहिए। बट क्या हो रहा है, वो इंस्टेंट आ रहा है उस चीज़ तक, बट वो उस फील्ड से वो बाहर भी जा रहे हैं उतने इंस्टेंट फास्ट। मैं बहुत प्लेस देखे कि वो कबड्डी में आ रहे 1 साल अच्छा कर रहे, उसके बाद में वो फ्लॉप हो रहे तुरंत 1 साल ही।
कुछ चीज़ें होती ना कि उनको कुछ चीज़ों माइंड में बैठ जाती है कि नहीं हम अच्छे हो गए, अभी हम अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो सर पे चढ़ जाता है। हाँ, ये इसमें ज़्यादा हो जाता है कि गर्व महसूस कर पा आदमी खुद के ऊपर कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, सक्सेस पाना इजी बात है, तुम सक्सेस पा सकते हो किसी चीज़ पे भी, बट आपको उस सक्सेस को कंटिन्यू रखना ना, वो सबसे हार्ड है आपकी लाइफ में, मुझे वही लगता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में कोई भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में रहो या अदरवाइज बाहर कोई भी फील्ड में, वो बहुत मैटर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपका मेन टाइम और आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन जो होता है ना, वो वही काम आता है आपको कि आप कितना स्ट्रांग रहते हो उस चीज़ पे। क्योंकि सक्सेस मिल जाता है किसी लोगों को, हमने तो बहुत लोग देखे, एग्जाम्पल भी बहुत सारे चीज़ों में है कि ये देखो इसको सक्सेस मिल गया, अरे अभी वो कहाँ है पता ही नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभी कहानियाँ सुनते हैं हम किसी की। तो वही प्रॉब्लम है कि आप उस वहाँ पे जाने के लिए आप हो सकते हो, जा सकते हो, बट वो पाने के लिए आपको ना दुगना हार्डवर्क करना होता है। हार्डवर्क प्लस आपके माइंड में स्मार्ट वर्क लगेगा इस अभी के टाइम पे। आपने क्या किया था ऐसा स्मार्ट वर्क? मैंने स्मार्ट मतलब अब देखो, जिस मैं गांव में खेलता था, तो गांव में कैसा था मेरा, मैं गांव की तरह मेहनत करता था। क्या क्या होता है गांव वाली मेहनत? गांव में रनिंग करो, स्प्रिंट कर लो, गांव में जैसे हम बोलते हैं गांव की तरह सपाटे, जो गांव की देसी एकदम लोकल लैंग्वेज में बात समझाओ लोगों को कि क्या है गांव की मेहनत। गांव की मेहनत देखो, गांव में पहले गांव से मैं स्टार्ट किया ना, तो मेरे को पता नहीं था इस चीज ज़्यादा हार्डवर्क के बारे में, बस एक ही पता था कि जो सीनियर करेगा वो मुझे करना है, कॉपी करना। हाँ, कॉपी करना है, ठीक है। तो सीनियर क्या करते थे, उठते थे, रास्ता होता है रोड, सुबह सुबह वहाँ पे थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेच वेच कर लिया, पैर हाथ को, फिर स्टार्ट होगी रनिंग। फिर रनिंग करके आते थे 5-7 किलोमीटर आगे, फिर थोड़ा स्प्रिंट लगाएंगे, जो शॉर्ट स्प्रिंट होते हैं अपने, जो स्प्रिंट कर लिए। फिर उसके बाद वो सपाटे जो गांव में करते, सब लोगों को पता है गांव में सपाटे जो एक्सरसाइज होती है, जो पहलवान लोग ज़्यादा करते हैं। सपाटे क्या होती है? ये गांव को बोलते हैं हम, दंड बोलते हैं ना, दंड बैठक। हाँ। वो साथ में करनी होती है, बैठ के, जैसे बैठो, अच्छा। फिर नीचे दंड लगाओ, फिर उठो, फिर बैठो, नीचे दंड लगाओ, ये तो ये बहुत करता था मैं, मतलब मैं भी कम से कम दिन के 500-600 ऐसे लगातार करते रहता था। शाम को भी प्रैक्टिस होगी, वही सिचुएशन था। तो पहले माइंड में वही बैठ गया था कि यही एक्सरसाइज है। फिर क्या हो गया, कोई किसी का स्मार्टफोन मेरे हाथ में आ गया ना, मैं सर्च करता था, ये मेरा स्मार्ट वर्क था तब का कि कबड्डी स्पीड एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ, ऐसा मतलब मेरे को इंग्लिश इतना प्रॉपर नहीं था, तो मैं मराठी में ऐसे बोल लेता था, जैसे कि जैसे कैसे बोल रहा था, कबड्डी मध्ये व्यायाम कोणता चांगला आहे, मतलब कोई एक्सरसाइज अच्छी कौन सी है इसके अंदर, तो वो उसमें आ जाता था। कबड्डी के लिए तो कोई नहीं आता था, बट जो एक्सरसाइज व्यायाम लिखा ऐसा आ गया, तो उसमें सब आता था। फिर मैं देख लेकर देखा वीडियो, फिर मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं किस चीज़ के लिए, तो भाई ये अभी हडल नहीं है, कोई कोन नहीं है मेरे पास ड्रिल करने के लिए कोई चीज़ नहीं। फिर मैं दिमाग लगाता था कि जैसे कि बॉटल होती है, बॉटल में रेती भर देता था, वो कोन्स बोल के खड़े कर देता था। अभी हडल नहीं मेरे पास, फिर मैं जो अपनी बकेट होती है पानी, जो जिससे हम ग्राउंड पे करते थे, उसको उल्टा कर दिया, उसके ऊपर से जम कर लो। फिर हडल बनानी है, जो अपना चूना होता है ना वाइट, जिससे ग्राउंड हम मार्क करते हैं, करेक्ट, उससे मैं ड्रिल बना लेता था बॉक्स वाली। ये मेरा तब का स्मार्ट वर्क था, और मेरे को पहले से था कि मैं नया नया कुछ करता जाऊँ, तो ये सीख गया था। फिर मैं देखता था, वो करता था, फिर देखता था, वो करता था। फिर बाद में मुंबई आ गया, ठाणे में आ गया, जैसे मैंने क्लब ज्वाइन किया, तब मेरे को पता चलने लग गया कि क्या होता है एक्सरसाइज, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के। ओवर द इयर्स आपको मेरे को थोड़ा सा बताओ, जो आपने अपना डेब्यू किया 2021 में, सीजन 8 पुनेरी पल्टन, आप टॉप रेडर रहे, ठीक है। फिर सीजन 9 में आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आपकी बॉन्ड अच्छी थी मोहित गोयत के साथ, तो वो अच्छी थी। सीजन 10 तो आप कप्तान थे और आपने जिताया भी टीम को। तो थोड़ा सा बताओ डेब्यू सीजन के बारे में, जब आप घुसे थे तब आपके दिमाग में क्या था पीकेएल के बारे में, और कैसे, क्या माइंडसेट शिफ्ट हुआ जिसने आपको आज असलम इनामदार बनाया?
मेरा ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था मैं सीजन 8-9 का, 2 सीजन का होता है NYP बोल के, न्यू यंग प्लेयर्स बोल के। तो उस पर 8 लाख रुपए का प्राइस लिखा था तब मेरे लिए। मैं सोचा था, मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। 2016 में मैं ठाणा में एक टूर्नामेंट खेल रहा था। मेरे को वहाँ पे ना चेक मिला था बेस्ट यंग प्लेयर बोलकर, टूर्नामेंट का राइजिंग प्लेयर बोल के 5,000 रुपये का चेक। मैंने वो चेक मिला है मेरे को, तो मैं उनको जाके बोला मेरे को कैश दो, मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है। तो फर्स्ट अकाउंट मैं 2016 में ओपन किया अकाउंट, बैंक अकाउंट। तब 5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो अकाउंट में मैं वो 5,000 का चेक ओपन करके, वो भी मैं जब ठाणे में आया था तो ठाणे में ओपन किया था। मैंने क्लब वाले उन्होंने सब हेल्प किया था मुझे। तब 5,000 मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। तो 8 लाख जब मैंने देखा ना, 8 करोड़ की तरह दिखता था मेरे को, मेरे अकाउंट पे पैसा भी आएगा। बट सिचुएशन ऐसा था कि मेरे को बस टीवी में दिखना है। मेरा मम्मा लोग घर पे, भाई मेरे वो एक तो मैच में खेलना है और मैं हैप्पी सेटिस्फाइड होना है कि भाई मैं दिख गया टीवी पे, असलम हमारा कबड्डी खेल रहा है, प्रो कबड्डी। ये था माइंड में। बट खुदा ने मेरे मेहनत के ऊपर कुछ अलग लिखा था ना, तो वही हुआ। जो मैं करता गया तो कंटिन्यूसली अच्छा करता गया टीम के लिए। सीजन 8 में तो हमारा टीम क्वालिफाई भी हुआ सीजन 8 में। तो अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, अच्छा खेल पाया मैं टीम के लिए। उस टाइम के कोच कौन थे आपके? उस टाइम हमारे मेंटर अशोक सर थे और कोच अनूप कुमार थे। अनूप कुमार सर ने पहले सीनियर खिलाड़ी थे टीम में, उनको मौका दिया था। फर्स्ट टीम मैच था हमारा दबंग दिल्ली की टीम के साथ, पुनेरी पल्टन दबंग दिल्ली। तो लास्ट 5 मिनट में हम हार रहे थे, मतलब बहुत पीछे थे हम 12-15 पॉइंट से। तो लास्ट 5 मिनट में मैंने 7 पॉइंट्स लिया था। तो लास्ट 5 मिनट में उन्होंने, अनूप कोच ने मुझे जस्ट चेक करने के लिए लिया था कि खेल सकता है नहीं खेलेगा। बट मैं वो 7 पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता गया टीम में। फिर सीजन 9 थोड़ा सा मेरे को अपना रिलेशनशिप बताओ अशोक सर के साथ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि अशोक सर आपके जीवन में एक फादर फिगर की तरह है, जिन्होंने आपको स्पॉट किया था, फिर आपके साथ आपको बहुत आगे तक आपको सपोर्ट भी किया, आपके मेंटोर भी रहे। तो थोड़ा सा बताओ कोच का इम्पोर्टेंस इन अ स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइफ। मैं एक बताता हूँ, स्पोर्ट्स में ना हर एक टीम, हर एक सिचुएशन आपको अलग अलग रहेगा ना। बहुत टीम मिलेगी खेलने के लिए आपको, बहुत सारे कोचेस मिलेंगे, बहुत सारे आदमीज मिलेंगे आपको। कोई जब आप अच्छे बनोगे तो आपको कोई भी हाथ करेगा आपके, नहीं जाओ तुम मेरे टीम में, मैं ये दूंगा वो दूंगा। बट मुझे लगता है जो आपका बैड टाइम और आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन जो पहचानेगा ना, वो सच में कोच हो सकता है। तो मेरे में वो देख लिया था अशोक सर ने 2018-19 में, जब मैं बट पीकेएल में देखा था, उससे पहले नहीं देखा नहीं था? उससे पहले, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, पीकेएल के पहले ही देखा था उन्होंने मुझे। मैं एयर इंडिया टीम के थे वो कोच, वो एयर इंडिया में थे। तो एयर इंडिया टीम में मैं ऐसे ट्रायल्स के लिए गया था स्पेशली। मैं जो पता नहीं था कि कुछ होता है। तो जो हमारे ठाणे में मैं जहाँ मेरा क्लब है जय बजरंग बोल के, तो मेरे कोच है ना पुंडलिक गोरले, उनके जो साथीदार थे सर अरुण मात्रे बोल के, तो उन्होंने हमारे कोच को कॉल किया कि ऐसे ऐसे ट्रायल से उसको भेज देना किसी को लड़के हो। तो अरुण सर ने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया। 1 साल मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे मैं नहीं था टीम में, मतलब कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं था। वासिन टू कुर्ला, मैं जहाँ ठाणे से वासिन टू कुर्ला मुझे कम से कम 2 घंटा लगता था। एवरी डे मैं ट्रैवल करता था, जाता था आता था पूरा भीड़ में। 1 साल मैंने वहाँ पे मेहनत किया, प्रैक्टिस के लिए गया मैं। बट सर ने मेरे में वही देखा कि ये कुछ लिया ही नहीं इसको टीम में, तो भी 1 साल ये आ रहा है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया लास्ट में, फिर 8,000 रुपये सैलरी था तब मेरा। 8,000 रुपये? हाँ, कब, कौन से साल की बात है? 18-19 की। 2018-19 में आपकी सैलरी 8,000 रुपये थी? तो 2016 में आपने एक चेक लिया था 5,000 रुपये का, और वही अकाउंट में मैंने वही अकाउंट ऐड किया था एयर इंडिया की तरफ जो अकाउंट था वही। तो 8,000 रुपये फर्स्ट सैलरी। फिर मेरा स्टार्ट हो गया जर्नी वहाँ से। सर ने मेरे में देख लिया, फिर प्रैक्टिस लेते थे सर वहाँ पे सब अच्छे से, अशोक सर। फिर मैं पहले टूर्नामेंट में खेला एयर इंडिया से, तो फाइनल खेला है टीम को, सेकंड आए हम, फाइनल हार गए थे। मेरे को बेस्ट प्लेयर मिला वहाँ टूर्नामेंट का। फिर जर्नी स्टार्ट हो गया मेरा।
फिर मैं देखा नहीं पीछे, फिर मैं कंटिन्यूस करता गया। फिर भी युवा पलटन स्टार्ट हो गया, पुनेरी पलटन ने, मतलब स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा युवा पलटन के बारे में। हमारे ओनर्स को मैं कभी भी थैंक्स बोलता हूँ, बहुत जान लगा दिया हमारे लिए। जय सर, जय कोटक। हमारे सीईओ, हमारे अशोक सर और ओनर्स, इन्होंने कंसेप्ट लाया युवा पलटन बोल के, पहले नहीं था ये। तो ऐसा रूल था प्रो कबड्डी में कि 4 यंग प्लेयर लेने, कोई भी ले लो आप 22 साल के अंदर। तो अशोक सर ने हमारे ओनर से बात किया कि हम एक एकेडमी टाइप स्टार्ट करते हैं, मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूंगा, प्लेयर पे पूरा साल हम काम करेंगे, अच्छे बना के उनके प्रो कबड्डी में लेके आइए। तो 2019 में स्टार्ट हुआ, मैं था पहला प्लेयर वहाँ पे। फिर सभी बच्चे छुट्टी के लिए भी जाते थे, हम बच्चे थे हमारे टीम में, तो मैं कभी घर गया नहीं ओपल्टन से, मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में भी हमारा सैलरी चल रहा था, मतलब तब मैं अभी था, पर वर्कआउट कभी बंद नहीं किया। फिर सर ने पूरा काम किया। तो सीज़न 7 में भी मेरे को 19 में 2-3 टीम लेने के लिए रेडी थी, क्योंकि मैं जूनियर नेशनल अच्छा खेला था। तो 2-3 टीम पीछे लगी थी। तो मैं सर को पूछ लिया, सर ऐसा ऐसा है। सर मैं लोग, अरे वेट कर, तू इतनी क्यों जल्दबाजी कर रहा है, तू भी खेलेगा। तो ठीक है, फिर मेरे को साइन करवा लिया पुनेरी पलटन में सर ने, कि तो पुनेरी पलटन में आ जा। तो पुनेरी पलटन में मैं सीजन 7 में बस टीम के साथ कैंप के लिए था, प्रोजेक्शन कैंप के लिए। खेला एक भी गेम नहीं खेला था आपने? खेला नहीं, एक भी गेम नहीं खेला। फिर सीजन कैंप खत्म हो गया, उसके बाद मैं घर चला गया। कैंप होने के बाद सब लोग पूछने, यार तू तो टीम में पुनेरी पलटन में था। तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी मेरे को इंजरी हुआ था थोड़ा तब, तो फिर मैं आ गया। तो लास्ट डे था मेरा और मैं घर जा रहा था उसके पहले, मतलब पहले दिन, कल घर जाना है। और आज सर ने मेरे को बिठाया, मैं बोला सर मेरे को समझा रहा था, तू इस साल नहीं टीम में, मेरे को बताया नहीं था उसके पहले कि तू टीम में नहीं है, ऐसा बस लेके चले गए। लेके चले गए थे। मेरे को लगा पुनेरी पलटन हो गया मेरा, जोश में था। तो सर ने मेरे को बिठाया, अशोक सर और संग्राम सर थे जो हमारे, तू टीम में नहीं है, तुझे घर जाना है कल से, टीम कल खेलने के लिए आएगा, तू नहीं आएगा। मेरा ऐसा हो गया, यार क्या हो गया, मुझे लगा मेरे को इंजरी हुआ था ना, इसके लिए मुझे निकाल दिया, ऐसा मुझे लगा। तो तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, अशोक सर ने, तू मेरी बात सुनेगा आज तो तेरे को मैं बहुत बड़ा प्लेयर बनाऊंगा। तो वो बात मुझे आज भी मैं स्पेशली हर एक इंटरव्यू में बोलता हूँ। तो वो बात पे कितने खरे उतरे वो अभी मैं आप देख रहे हो कि वो मैंने फिर, और एक इम्पोर्टेंट है कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट रखा। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में, जॉब्स, हर एक टीम बुला रही थी इधर उधर, नथिंग में किसी का सुना नहीं। मैं स्पोर्ट्स में और हर एक जगह बोलना चाहूँगा, आप किसी की भी राय लो, बट सुनना आपने एक ही इंसान का है कभी लाइफ में, कोई भी रहो सिचुएशन, स्पोर्ट्स में रहो या अदरवाइज कोई भी रहो, आप एक आदमी की सुनोगे ना, आपको ना बुरा फील नहीं होगा किसी चीज़ का, या तो बुरा हो गया तो भी आप बोलोगे नहीं एक आदमी का सुना है मैंने, अच्छा हुआ आप वही आदमी का रिस्पेक्ट करोगे। तो मेरे साथ वही हुआ, मैंने कुछ भी नहीं, मेरा भाई से बात किया, मैं बोला सर बोलेगे वही करना है, ख़त्म बात। आज तक वही है लाइफ में। तो हर एक डिसीजन, हर एक कोई सिचुएशन सर ही लेते हैं मेरा, फिर उसके बाद जर्नी। बट कई बार असलम भाई, कई बार ये होता है कि बहुत बार आप जिस लेवल पे अभी आप हो, 100 लोग होते हैं राय देने वाले कि असलम तू ये कर ले, असलम एक काम कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए अच्छा है, ये कर ले, इससे तेरा करियर का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इस टीम में चले जा, इस टीम का साइनिंग अमाउंट तेरे को ज़्यादा मिल रहा है, ये कर ले। बट उस टाइम आप कैसे डिसाइड करते हो किसकी बात सुननी है? एक बताता हूँ मैं आपको पता है ना कि हर एक सिचुएशन में एक्सेप्ट करता हूँ और हैप्पी रहना हर एक चीज़ में। मैं बोला ना आपको 8 लाख मेरे लिए 8 करोड़ की तरह थे। मेरे को आज भी ऑफर्स आती है, हर एक टीम बोलती है क्यों 3 साल साइन कर रहा है उधर, क्यों 2 साल कर रहा है। कौन सी टीम से ऑफर है? बहुत सारी टीम बोलती है, ऐसे नाम नहीं बता सकता है। ठीक है। हर एक टीम इसमें मेंबर्स फोन करते, क्योंकि उनका काम भी है वो प्लेयर्स को बुलाना अपने टीम। तुझे इतना पैसा मिलेगा तो ऑप्शंस में आ जाए, इतना मिलेगा तो इतना टॉप है ये। बट कभी किसी से एक्सेप्ट नहीं किया मैंने मेरे सिचुएशन एक्सेप्ट की है कि नहीं असलम आज खुश है यहाँ तो, क्योंकि इन्होंने तुझे बनाया है, तो इनको हम नहीं भूल सकते। तो हमारे ओनर्स बहुत सपोर्ट करते, पूरा फैमिली की तरह मानते हैं मुझे। तो मैं डिसीजन छोड़ देता हूँ, सीधा मैं सर से ही कम्युनिकेट हो जाता हूँ। और हमारे सीईओ सर भी, कैलाश सर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हर एक सिचुएशन हैंडल।
मेरा लाइफ में मैं हर एक स्टेप पे हर एक चीज़ सीख रहा हूँ। तो मुझे स्पेशली अशोक सर ने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई है लाइफ में, कैसा सेटिस्फाइज रहना है हर एक चीज़ में, कैसे कैसे मोमेंट में हैप्पी रहना है। तो वही मैं सीखता आ रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ किसी चीज़ की कि इतना ही मिलना है मेरे को, ये टीम में जाना है। बट यहाँ पे रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है मुझे। रिस्पेक्ट कब आता है? जब आप एक के साथ एक आदमी के साथ आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रहते हो। तो वही डिसिप्लिन है इम्पोर्टेंट। मुझे पैसा फेम सब मिलेगा, पर रिश्ते, आदमी, मेरा बिहेवियर फिर वही नहीं आएगा ना। वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मेरे को जितना मिल रहा है आज मैं हैप्पी हूँ। मुझे आदमी इम्पोर्टेंट है मेरे टीम्स में। तो टीम्स में भी और बाहर भी मैं भी वैल्यू देता हूँ आदमी को। तो वही है मेरा रूल की मैं सीखता हूँ सर से भी। वो माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है मेरे को थोड़ा सा बताओ। इवन विद सीजन 11 में जब आपने सीजन 10 में जितवाया, उसके बाद सीजन 11 में आप आए, सीजन 11 में आपको इंजरी हो गया, 7 मैच खेला आपने, उसके बाद आप खेल नहीं पाए। तो डिफीट कैसे एक्सेप्ट किया आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि ये मैं नहीं खेल पाऊंगा? उसके बाद टीम ने भी अच्छा नहीं किया, आप गए और टीम ने अच्छा नहीं किया। मेरा तो क्या टीम टेबल टॉप था, तब टेबल टॉप था जब आप खेल रहे थे। जैसे ही आप गए टीम नीचे आ गई, तो आप पे ओवर डिपेंडेंट थी टीम? ऐसा नहीं बोल सकते। हर एक वो भी प्लेयर से अच्छा कर रहे थे वो, बट हो नहीं पा रहा था। हाँ, क्या उनके दिमाग में भी ये था कि यार असलम तो हमारी टीम का नींव है, अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसा भी हो? एक बताता हूँ मेरा टीम के बारे में। मैं मेरे टीम में एक पॉइंट्स भी नहीं लिया ना, सीजन 11 भी बोलो 10 भी बोलो, मतलब कोई भी रहो, चलो मैं जब तक टीम में हूँ। वो उनका एक ही कॉन्फिडेंस था मेरे हर एक डिफेंडर का और रेडर का कि तू पूरा मैच अंदर रहे 40 मिनट। हाँ, ये उनका था कॉन्फिडेंस कि तू रहेगा तो हम खेल लेंगे। तो हाँ, बस उनका था तू टीम में चाहिए। मेरा भी कोई स्पेशल काम नहीं था कि मैं रोबो टूर में कुछ कर रहा हूँ अलग से, कुछ नहीं। बट वो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड सेट, आप पॉजिटिव कितना फास्ट बनाते हो। तो वो पॉजिटिवनेस मेरे टीम में था कि असलम है हर एक डिफेंडर। मेरा एक आधा कैच हो गया और मैं आउट होके फिर अंदर आ गया ना, मेरा डिफेंडर लोग एक रेडर में भेज दिया और फिर मेरा डिफेंडर को असलम तू अंदर रहे, बस तू आउट मत हो जा, अभी बाकी इनको चला ले, मैच से चला इनको, तुझे कैसा चलाना है, बाकी रेडर्स को, डिफेंडर को। विथ अ कॉन्फिडेंस। तो मैं एक लेवल थी उनके साथ बात करने की मेरी। एक बताता हूँ मैं, एज ए कैप्टन बोल के आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैप्टन का काम है हर एक प्लेयर्स का माइंडसेट मिक्स करना, अंदर एक जगह लाना। वो मैं हर एक प्लेयर्स के साथ पॉजिटिवली, आप कितना भी बैड खेलो और कितना भी अच्छा खेलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। आपका माइंडसेट चेंज करना मेरा काम है। ये होता है कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कबड्डी तो हर एक खेल रहा है ना, माइंडसेट एक जगह लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक को ईगो होता है, हर एक को खुद का एटीट्यूड होता है। मैं वो सब चीज़ें दूर करता था, प्लेयर के माइंड में एक डालता था, एक ही चीज़, आज मैच जीत रहा है, तुझे आज ऐसा खेलना है, तू ये करेगा, तेरे पास ही पोटेंशियल है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कहाँ क्या करना है कर, तू मैं हो। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और उनके ऊपर भी देता था, पर उनको पता चलने नहीं देता था मैं प्लेयर्स को कि तुम्हारे ऊपर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्योंकि टीम गेम है ना, निकालना काम है मेरा और दिखाना भी काम है कि विन हो रहे हैं हम। वही है कैप्टन का काम, मुझे ऐसा लगता है। तो वही किया मैंने। बट गाली गलौज भी तो होती होगी कि चल रहे, गाली गलौज तो नॉर्मल बात है, तो चलेगा, तो चलते रहता है। वैसे ही मैं मैच में कभी नहीं बोलता मैं। हाँ, बट ऐसे मैच में गाली नहीं देते हो आप? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई, कम ऑन। मेरे यहाँ माइक होता है, मैं 4 साल हो गए 4 सीजन हो गए, यहाँ माइक होता है मेरे अंदर से ऑलरेडी। कभी नहीं बैड बात। माइक होता है अंदर? हाँ, प्रो कबड्डी के अंदर हर प्लेयर के? नहीं, कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर माइक होता है। क्यों? स्टार्स का रूल है, मुझे अभी तो इतना पता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, इसके डर की वजह से गाली नहीं देते? तो बैड कुछ बोल गाली दी ऐसा कुछ नहीं बोलता। असलम भाई, थोड़ा सा ना मेरे को ये बात करना है कि कई बार क्या होता है कि क्योंकि टीम स्पोर्ट है, तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि किसी और प्लेयर को ले लिया किसी और प्लेयर के बजाय, या कोई प्लेयर को फेवर कर दिया कि इस प्लेयर को ले लेते।
और किसी और को चूज कर लिया, कोई टैलेंटेड प्लेयर को बिठा दिया, किसी और को चूज कर लिया, ऐसा भी हुआ होगा। तो मैं आपको नाम लेना नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नाम लेके बताओ, मे बी आपकी अपनी कहानी होगी कहीं पे, कहीं ना कहीं। तो आप, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरा भी है एक्सपीरियंस इस चीज़ में। मैं जब जूनियर था, छोटा था, मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ों की कि ये साइज़ होते हैं हॉस्टल्स ना, साइज पोस्ट फॉर दैट इज ऑफ इंडिया। तो कई जगह मतलब जहाँ हमें मौका मिलेगा हम जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो मुंबई में बहुत सारे टीम्स है, हर एक बैंक्स का, हर एक कंपनीज का टीम है। काफ़ी जगह गया था मैं, मुझे ट्रायल्स में रिजेक्ट किया गया तभी कि हाइट कम में, वेट कम में, हल्का है, अभी तक टाइम है इसको थोड़ा इस चीज़ों में। तो तब मैं देखता था, बाद में मैं घर गया फिर मुझे पता चलता था कि इसका हो गया वहाँ पे, उस प्लेयर्स का हो गया। फिर एक होता है ना अंदर अपने कि कंपैरिजन करते हैं हम कभी किसी से गेम के बारे में। तो हम हमारे कोई भी पॉइंट पे हम ना स्ट्रांग होते हैं कभी चीज़। तो हमने नहीं कि कभी किसी के साथ मैच भी खेला होता तो उसमें का हम जानते कि भाई इनको तो हमने इतना वन साइड हरा है, हम इनके साथ जीतते हर वक्त, ये प्लेयर हमारे आगे कुछ पॉइंट नहीं लेता, ये तो ये प्लेयर्स को अच्छा ये नहीं करता है। कभी कभी भी मैं देख लेता हूँ ये प्लेयर्स का हो गया पर मेरा क्यों नहीं हो गया। फिर पता चल जाता है कि उसका फादर, इसके कोच, वो तो लाइक फील बैड होता है, ऐसा बैड फील होता है बहुत ज़्यादा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, तब हैंडल किया खुद को। कैसे किया हैंडल? हैंडल बस यही बोला ना आपको मैं, अपना हार्डवर्क करते रहो ना। क्यों किसी के उनको सक्सेस मिला है, उनको चांस मिला, तो हमने उस चीज़ पे ही पॉइंट आउट करना है और खुद को ब्लेम करना है। ये चीज़ अपना मेहनत करते रहो। हाँ, अपना मेहनत करते रहो, एक प्यार से, मेहनत से। और ये आपका मैसेज रहेगा बाकी यंग प्लेयर्स के लिए भी? बिल्कुल, तुम कंपैरिजन करो ही मत किसी चीज़ पे। आप आपके हार्डवर्क पे पहले ध्यान दो, और तुम खुद क्या कर रहे, उम्मीद किसी से मत रखो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप उम्मीद रख के काम करोगे ना, उम्मीद बस खुद से रखो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप दूसरों से उम्मीद करके आप उस चीज़ पे हार्डवर्क ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले उम्मीद आपने खुद से करनी है कि लाइक मैं इतने हार्डवर्क करूँ आज, ये उम्मीद है। असलम भाई बड़ी बात बताओ, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम कैसे ना करें उम्मीद किसी और से? क्यों करना चाहिए? नहीं होगा ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। आप फैमिली में भी रहो। हाँ, आपकी जॉइंट फैमिली, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, आपके फैमिली में कोई एक आदमी आपकी फैमिली चला रहा है, ऐसा होता है ना कि फैमिली में दो लोग तो होते हैं कि उनको उसके विचारधारा पसंद नहीं होती, होता है ना? सही बात है। बट हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं उस चीज़ को। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर छोड़ दो, कि वो उम्मीद रखना है उनसे ऊपर, वो मान ही नहीं रहे तो फिर हम हमारा काम कर लेते हैं। बोलते हैं ना हम, कभी फैमिली में भी बोल रहा हूँ मैं नॉर्मली। यही है लाइफ ना। फिर हम उम्मीद खुद से रखो, किसी पे क्या बोलते हैं, किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो किस चीज़ पे। कोई नहीं आएगा इस दुनिया में आपको बचाने के लिए, बात करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आपके साथ ऐसा, जैसे आपने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था और आप अपने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए, तो आपके साथ उस टाइम कौन था? आपका कोई दोस्त, आपका कोई यार? मैं, कहानी है मेरी बहुत बड़ी वहाँ पे। मैं सब जूनियर नेशनल खेला, मुझे वहाँ पे राजू, महाराष्ट्र टीम का कैप्टन राजू खतर है, उसने एक टूर्नामेंट बुला लिया, मैं खेल लिया उनसे, क्लब से, जय बजरंग बोल के। अभी भी मैं वही क्लब से खेलता हूँ, मेरे कोच पंडलिक गर्ल है वहाँ पे, उन्होंने चांस दिया। एक सिचुएशन था कि मैं मुंबई में ठाणे में आकर रह का सकता हूँ, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। तो उसकी माँ ने मुझे एक बेटी की तरह संभाल दिया अभी तक मुझे। उसका फैमिली का बहुत बड़ा रोल है मेरे पीछे, कतोरे फैमिली का, उसका भाई, फादर। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि लाइक मेरा उनके क्या बोलते, उनके ज़रिए से मेरा लाइफ में कुछ तो लिखा था। तो कि वो एक वे था, राजू के ज़रिए मेरे को कुछ तो करना है, तो वही वो वे मुझे मिल गया था लाइफ में। तो उसका फैमिली ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल। क्या कहना चाहोगे राजू भाई को बस दोस्त? भाई दोस्त नहीं है अभी तो भाई है, अभी फैमिली है मेरी। वो अभी ऐसा नहीं बोल सकता दोस्त में। तो सब कुछ है उनके लिए मेरे पास अभी, जो चाहे मैं उनके लिए कर सकता हूँ। क्योंकि घर में रहना, रखना और घर में खिलाना कौन करता है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं इतना दूर से उनके आके कर रहता था, ना पैसा ना कुछ, जाने आने के लिए भी मेरे को पैसे देते थे। चेंज हो गया लाइफ मेरा। बोल रहा हूँ ना मैं, एक राजू भी मेरे लिए जरिया है,
उसके जरिए एवरीबॉडी नीड्स अ राजू इन देयर लाइफ। सबको चाहिए ऐसा दोस्त मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड वेरी हैप्पी कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए जो आपको हेल्प कर पाए, और आपकी मेहनत शायद वो बहुत जरूरी रहा है। वही बोला ना मैं आपको। हाँ, हर एक का जरिया लिखा होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट जरिया था मेरे लाइफ में वो, राजू के नाम पे। वही इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल वही। और किसी का किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है लाइफ में। वो एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है फैमिली उनका भी, और बैकग्राउंड भी अच्छा है। सो उसका भी बहुत नाम है कबड्डी में। तो बोलते हैं ना, मैं बोला ना, हर एक चीज़ का हर एक को मिलता है। शायद मेरा बहुत दुआ, मेरा फैमिली का दुआ उनको है। दुआ तो खराब नहीं जाती, वही बोल रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगती है जो आपको घूम फिर के आपके पास ही आती है। एक कबड्डी प्लेयर कितना पैसा बना सकता है इंडिया में? क्यों नहीं बनाएगा, बहुत जो ऐसा उसका कंसिस्टेंट फॉर्म रहेगा। अभी एक प्लेयर बता दो, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं का कंटिन्यूटी 2 करोड़ प्लस है वो प्लेयर, और 3 सीजन हो गए, 3-4 सीजन, 8 करोड़ हो गए उसके 3 साल में। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपके पास मेरे को? तो 8 करोड़ रुपए 3 सीजन 4 सीजन में आप प्लेयर। तो आपके बच्चे को आप सिखा रहे हो स्कूल में किस चीज़ के लिए आपका बच्चा जॉब के लिए लगे, कहाँ भी लगे हो, बैंक्स बोलो, कंपनीज बोलो, वो कितना पैसा कमाएगा? 60,000, 70,000, 1 लाख रुपीज़ पकड़ लो मंथली। लाइफ में कितना कमाएगा वो? 5 करोड़, 3 करोड़, यही है ना। यहाँ तुम 3 साल में 4 साल में इतने पैसा मिल रहा है, आपका लाइफ चेंज हो रहा है। स्पोर्ट को देखने का जो जरिया है ना, अभी वो चेंज हो गया लोगों का। अभी लोग आ रहे हैं एकेडमीज में, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। अभी मैं अभी कल का ही बात, परसों का ही बात सुना मैं, एक नया एकेडमीज ओपन हुआ था हमारे सर, वो ओपनिंग के लिए गए थे वहाँ पे। उनको कॉल आए 3-4 फैमिलीज से, और क्या बोला बताया उन्होंने, स्पेशली लड़कियों के लिए प्रो कबड्डी नहीं है अभी तक। हमारी लड़कियां आपके पास हम ला के छोड़ते हैं, उनका एजुकेशन टू स्पोर्ट सब आप देखना है। आप हमें बताओ मंथली या ईयरली कितना देना है। तो देखने का जरिया अभी लोगों का अलग हो गया कबड्डी के लिए। अभी लोग सोच रहे हैं कि कबड्डी में बहुत कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्या सोचते पता है? रिस्पेक्ट और नाम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसा कितना भी कमाओ आपके लाइफ में, करोड़ों लोग हैं पैसे वाले, बहुत पैसा है लोगों के पास। हम बेटे, तुम्हारे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, पता नहीं हमें। बट आप और मैं कब जानोगे पता है? अरे यार ये असलम है, और ये स्पोर्ट में खेलता है। आपको भी कोई बोलेगा अरे इनका ये पॉडकास्ट चैनल है, लोग देख रहे हैं ना आपको। पैसा प्लस आपके पास क्या है, एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट है। जो लोग आपको जान रहे, देख रहे, लोगों को पता है पैसा कैसे भी कमा सकता है आदमी, नाम और रिस्पेक्ट ऐसे ही मिलेगी। कबड्डी में कोई मैच फीस भी होता है? एक पर्टिकुलर कोई मैच में भी पैसा मिलता है पर मैच? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? मैच फीस? हाँ, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है डायरेक्ट कि वो पूरे सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है? पूरे सीजन का, लेकिन मैच का कोई फीस नहीं है? नहीं, मैच का कोई फीस नहीं। वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो कोई प्लेयर्स 2 ईयर्स के लिए होता है, न्यू यंग प्लेयर्स बोल के, और एक RYP प्लेयर बोल के होता है, मतलब रिटर्न यंग प्लेयर्स, तो वो 3 साल के लिए होते हैं। तो ऐसा रेगुलर चलता है, जितने और कैटेगरी के हिसाब से हम रिटर्न कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं उन प्लेयर्स का, इतने पैसों में, ऐसा है। बट कोई मैच फीस नहीं है? हमने मैच फीस नहीं कुछ ऐसा कुछ। ठीक है। इंस्टाग्राम यूज करना फॉर प्लेयर्स कितना जरूरी हो गया है? आजकल मीडिया का ही जमाना है। आज आपको मैं बोल रहा हूँ ना, स्मार्ट वर्क भी आपके अंदर चाहिए। तो आपका लोग है ना, लोग आपको कब देखेंगे पता? खा देखेंगे सबसे ज्यादा, या तो गूगल सर्च या तो इंस्टाग्राम। अभी तो इंस्टाग्राम ही ज़्यादा। तो आप जितना अच्छा कैरी करोगे ना, उतने लोग आपको अच्छे से फॉलो करेंगे और आपको देखेंगे। आपकी विचारधारा लोगों को पसंद आएगी, आपका रहना, बात करने का तरीका, आपका लहजा क्या है, आप उनसे बैकग्राउंड से आए, वो सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। तो वो चीज़ें करना चाहिए। बट वो चीज़ों को मैं कंपैरिजन नहीं करता कोई स्पोर्ट से। मैं लाइक नॉर्मली आपको सजेशन देता हूँ। कबड्डी में अपडेट हो जाएंगे लोग, इतने गांव से आ रहे, तो अभी तक इज नॉट टॉकिंग इंग्लिश एवरी प्लेयर्स एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि कोई प्लेयर बात नहीं कर पाता है, समझ में नहीं पाता है। कोई इंटरव्यूज दे रहा है, उतना अंडरस्टैंड नहीं होता क्वेश्चंस के बारे में।
तो ये प्लेयर को बस हमारे कबड्डी में थोड़ा और चाहिए कि अपडेट हो जाए, गेम के बारे में अपडेट है सब चीज़ें। मैं क्रिकेट तो एक बताता एग्जांपल छोटा, क्रिकेट का 65 lakhs में आई थिंक कुछ सबसे लास्ट बीट का प्लेयर है आई थिंक। तो वो प्लेयर है ना, उसका रहने का और बात करने का तरीका देख लो, वो ऐसा रहेगा कि वो 10 करोड़ का प्लेयर है। क्यों? कि उसको गर्व है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो गेम इतना अपडेट हो गया है, समझ गया। और कबड्डी में लोग बात कर रहे हिंदी प्रॉपरली, सब कुछ हो रहा है, बट मैं बोलना चाहूँगा, मेरा गेम के बारे में बैड नहीं बोल रहा मैं कुछ, बट मुझे लगता है कि कबड्डी में हमारे प्लेयर्स ने, मीडिया जो है ना, मीडिया उस चीज़ पे अपडेट होना चाहिए बस, कि तुम रहो अच्छे से, तुम भी करोड़ों में जा रहे, आज तुम्हारा गेम भी बहुत बड़ा है इंडिया में, तुमको भी लोग जान रहे, तुमको पहचान रहे, बस तुम खुद को अपडेट करो, तुम खुद को अच्छा कैरी करो। असलम भाई, लास्ट चीज़ है, एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना। 2022 एशियन गेम्स हैंगजू में जहाँ पे गोल्ड मेडल विनिंग टीम थी, उसका पार्ट बनना, और 2023 में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो बुसान में हुआ था, तो वो एक्सपोजर मिलना कैसा था आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ इंडिया में, मैं सीजन 8 खेला, मैं कोई भी नेशनल्स नहीं खेला था। रूल है हालांकि कि नेशनल्स खेलना, उसके बाद ही इंडियन टीम का जो प्रीवेकेशन कैंप्स होता है उसमें ऐड करते, क्योंकि रूल है नेशनल खेलने के बाद ही प्लेयर्स दिखेगा ना। मैं कोई भी स्टेट नहीं, नेशनल नहीं, कुछ भी नहीं खेला था। मैं सीजन 8 खेल के डायरेक्ट इंडियन टीम के कैंप के लिए था, इंडियन टीम एशियन गेम्स के। मेरे साथ और 2 प्लेयर लिए गए थे। कैसे हुआ ये परफॉर्मेंस देख के? सीजन 8 में परफॉर्मेंस देखा ना मेरा, यंग था मैं, तो वो डेवलप का था सिस्टम कि लाइक ये इस साल उनको इंडियन कैंप में रखे तो इंडियन कबड्डी के लिए अच्छा फ्यूचर है। बट बोलते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो आपको मिलेगा ही, आपका मेहनत आपको लेके जाएगा वहाँ तक। तो मैं वो कैंप में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद मैं फिर एक नेशनल खेल गया, फिर 2 कंटिन्यू कैंप किया था इंडियन टीम का, फिर नेशनल्स लग गया। नेशनल में फाइनल खिलाया मैं महाराष्ट्र को, सेकंड मेडल लिया, सिल्वर मेडल। फिर उसके बाद फिर कैंप लग गया, फिर मेरे को फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप में लिया टीम में। फीलिंग बहुत अलग था मेरे लिए, भाई क्या हो गया है लाइफ में। अब आज तो इंडिया नाम आएगा असलम के पीछे, असलम के चेस्ट पे इंडिया नाम रहेगा। तो मैं पोस्ट भी किया था एक फोटो इंडियन टीम की जर्सी पे, मतलब ड्रीम्स कम। वो फीलिंग तो मतलब आई डोंट थिंक कोई और फीलिंग उसको टॉप करती है। वो इंडिया आपके छाती में, अगर आप एक इंडिया की जर्सी पहन रहे हो। बता दो आपको, जब हमने एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिया था ना, तिरंगा जब हाथ में आ गया ना, तो ऐसा मतलब बॉडी को ना करंट आने ऐसा हो जाता मेरे को। क्या फीलिंग है, करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं अपने पास, कितने सारे, उसमें से हम 12 आए, हम इंडिया के नाम से खेल रहे हैं भाई, हमने आज गोल्ड मेडल लिए है, आज हमारे लिए कितनी ताली बजी। जब तिरंगा हमारे शोल्डर पे आ गया तो अलग ही फीलिंग रहता है। वैसे ही उस रात सो पाए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रात में तो मोबाइल ही हाथ में था बस, सो ही नहीं पाया। फुल मतलब धमाल, एशियन चैंपियनशिप का मेडल लिया, एज अ टीम में खेला अच्छा, मैंडेटरी बोल के। ये भी सोचा नहीं था कि मैं मैंडेटरी बोल के खेलूंगा। एशियन गेम में प्रीवेकेशन गेम में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लाइक अभी मेरा टूट गया था। बट कोच का मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। कोच ने बोल दिया कि असलम कुछ नहीं करना है, सेमीफाइनल फाइनल खेलना है इंडिया के लिए, तू ही मेडल लाएगा, तू ही टीम में खेलेगा। मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ गया, हाथ फ्रैक्चर था मेरा, पूरा पैक किया, सेमीफाइनल फाइनल खेला। क्योंकि कैप्टन और कोच से डिसाइड हुआ था कि असलम को बस सेमीफाइनल फाइनल में ही ज़रूरत, तब तक उसको पेन हो रहा है, उसको रेस्ट देना है, इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर उनको। फिर सेमीफाइनल फाइनल खेला, फिर मैं तो भाई क्या ही बताओ, मेडल लिया। फाइनल में अच्छा कर पाया मैं भी, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ अच्छा किया, फाइनल में फाइनल लिया, क्या ही सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में बताओ। सेमीफाइनल मैच था, बट कबड्डी के लिए इजी था अपने लिए थोड़ा, बट वो होता है ना इंडिया पाकिस्तान कैसा, वो हो गया ना राइवलरी डेंजर। तो वही था कि ये मैच जोर से खेला। प्रेशर था, इंडिया पाकिस्तान मैच है, बड़ा मैच होने वाला है। कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, वही ऐसा था, हरा देंगे। हाँ,
बट प्रेशर तो फाइनेंस में था। मैं ईरान टीम अच्छा था, ईरान टीम से बोलने के लिए गए तो प्रेशर एक चीज़ का था कि क्या 140 करोड़ लोगों का प्रेशर था हमारे पे। बस क्या है, मामूली बात है, 140 करोड़ क्या है। तो वो बस मेडल तो एक है हमारे पास, बस कलर हमारे हाथ में कौन सा लेना है हमें फाइनल में जाने के बाद। तो मैं बोला नहीं भाई गोल्ड। टीम में डिसाइड किया था भाई अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कुछ भी हो जाए 1 पॉइंट से तो भी चलेगा, पर एक मैच जीतना है। तो वही हुआ, फिर हम वो मैच गोल्ड मेडल मार, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लाइफ में अलग था। बहुत पता नहीं, मैं मतलब सोचा नहीं, इतना बोल रहा हूँ ना तुमको कबड्डी में कि मैं इंडिया के लिए मेडल ला सकता हूँ, एज ए मैन रेडर के तौर पर मैं टीम में खेल सकता हूँ। ये चीज़ें सोची नहीं थी कभी, बट होता है ना, बोला जो लिखा है वो तो होगा ही। इम्पोर्टेंट बोला ना मैं आपको पहले ही, मेहनत के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है, तो वही हुआ मेरे साथ भी। बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। मेरे को लगता है कि इट्स एन ऑनर फॉर मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। और आपकी जो कहानी है वो बहुत ही मेहनत भरी कहानी है, एंड जहाँ आप बैठे हो वो आई थिंक आप डिजर्व करते हो वहाँ बैठना, क्योंकि आपने मेहनत करी है। 2 चीज़ें हैं जो शायद मैं आपसे टेक बैक कर रहा हूँ ये इंटरव्यू से, और वो दोनों चीज़ें पीछे लिखी हुई है। एक है माइंडसेट, जो एक मेरा पीछे पोस्टर लगा हुआ है, और उसके ठीक नीचे गॉड्स प्लान बेबी लिखा हुआ है। तो वो गॉड्स प्लान अगर है तो कहीं ना कहीं आदमी पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। और माइंडसेट रखना स्पेशली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कितना ज़रूरी है, वो आज मुझे आपसे सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ, बंगाल के लिए खेल चुका हूँ डिवीजन लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं स्पोर्ट्स माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और आपको कैसा लगा शो पे आके? रॉ ऑनेस्ट थॉट्स, आपके जो भी थॉट्स है इस कैमरा पे बता दो, कैसा लगा आपको शो पे आके? नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कबड्डी का आपका चैनल पे मैं अकेला ही प्लेयर हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा सर्च करके आया था आपके बारे में पहले। तो मैंने देखा था, मोस्टली मैं 1.5 साल के बाद कोई इंटरव्यूज कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक मैं मराठी में किया था हमारे इधर, उसके बाद मैं आपके साथ, क्योंकि मैं देता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यूज। बट एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के वजह से ही हमारी जो पहचान है वो बन भी रही है, और लोगों को पता भी चल रहा है कि क्या है, हम रियलाइज़ हो रहा है लोगों को, लोग जो आपकी वीडियो देखते हैं, आप हमारी जो पॉडकास्ट लेते हैं। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपके वजह से असलम नामदार लोगों को पता चलेगा प्रॉपरली क्या है, और आपके वजह से ही लोगों तक पहुँचेगी कि असलम नामदार की क्या थॉट प्रोसेस है, असलम नामदार क्या इंसान है। तो मेरे जैसे तो काफ़ी सारे आदमी आपके पास आके गए होंगे, बट हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है। सो मेरा भी मेरा भी थॉट प्रोसेस लोगों तक लेके जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप ये लोगों तक पहुँचाइए। ये हमारा सौभाग्य है असलम भाई कि हम एक कबड्डी प्लेयर को होस्ट कर पाए, और कबड्डी जैसे स्पोर्ट को और आगे लेके जाने में हमारा कुछ छोटा सा योगदान ही रहे, वही हम कर पाए एटलीस्ट। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम आपको होस्ट कर पाए और आज एक कॉन्वर्सेशन कर पाए। मैं वही खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कबड्डी प्लेयर में मैं आपके आगे बैठा हूँ आज, तो इसका मतलब मैं खुश हो गया कि आज कबड्डी कौन से लेवल तक गया है। तो मेरा गेम के लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए भी। तो मैं थैंक्स बोलूँगा कि आज आपने कबड्डी प्लेयर को यहाँ बिठने का चांस दिया। प्लेजर इज ऑल माइन सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जनता को बताना चाहें सीजन के स्टार्ट के पहले, या कबड्डी एज अ स्पोर्ट के बारे में? बाय द वे सीजन 12 इज स्टार्टिंग ऑन द 29th of August। तो प्लीज वॉच सीजन 12 ऑफ प्रो कबड्डी लीग विच इज स्टार्टिंग ऑन द 29th of August। बहुत ही इंसेन होने वाला है। असलम भाई इज रेडी टू मेक अ कम बैक एंड रेडी टू किल इट अगेन वंस एंड फॉर ऑल, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग फॉर द ट्रॉफी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं शायद, एंड हम आशा करते हैं कि असलम भाई एक बार फिर से ट्रॉफी उठाए। बट योर लास्ट थॉट्स कबड्डी एज अ स्पोर्ट के बारे में, भारत में कितना पिक हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर आप एक मैसेज देना चाहें यंग बच्चों को या उनके पेरेंट्स को। मैं यही बोलूँगा, कबड्डी बहुत बड़ा गेम है आज। कबड्डी आप सोचते थे पहले
कि भाई कबड्डी में आदमी टूटता है, कबड्डी में कोई करियर नहीं है। मैं आपके आगे एक एग्जांपल हूँ सीधा कि मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड सब चीज़ें आपने देख ली होगी, सुन ली होगी, तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप सपोर्ट करो आपके बच्चों को। आप कोई चीज़ के लिए प्रेशराइज करोगे तो आपका बच्चा आपको कुछ चीज़ में रिजल्ट नहीं देगा कि उसका माइंडसेट एक साइड में इधर जाना है उसको, और आप उसका माइंडसेट इस साइड में डाइवर्ट कर रहे हो, तो दोनों साइड वीक हो जाएगी और वो यही रहेगा बीच में। सो आप आपके बच्चों को चांस दो, उनकी दिल की बातें प्रॉपरली पूछ लो, उनको क्या करना है, कबड्डी में भी रहो, बाकी अदरवाइज बाकी साइड में भी करियर करना है उनको तो करने दो। तो यही है, कबड्डी में बहुत पैसा है, बहुत नाम है, फेम है, सब चीज़ें है, तो यही रहेगा। और मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, हर एक फील्ड में भी इंपॉर्टेंट है, तो कबड्डी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यंग प्लेयर को मैं यही बोलना चाहूँगा, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आपके हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि करना। तो आप पॉजिटिविटी लेके और डिसिप्लिन के साथ आप उस काम को करते रहो, तो मुझे लगता है रिजल्ट एक दिन में तो आपको मिलेगा नहीं, बट एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो उस दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भी काफ़ी सारा समय क्यों ना लग जाए, मैं खुद आपके आगे हूँ, 16-15 साल हो गए मेरे को, मैं खेल रहा हूँ कबड्डी, तो मुझे भी कोई अच्छी चीज़ मिलने के लिए 11 साल लग गए थे। तो आप सोचो मत, आप लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आपको भी उस चीज़ में आप हैप्पी नहीं रहोगे। तो मुझे लगता है बस वही करो कि लॉन्ग टर्म का सोचो और काफ़ी सारी मेहनत करो, डेडिकेट रहो। सबसे इम्पोर्टेंट आप डिसिप्लिन के साथ रहो, और माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। वो माइंड सेट को स्ट्रांग रखो, वीक मत होने दो इस चीज़ को, क्योंकि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। सो भाई थैंक यू। Thank you so much, Aslam bhai, and thank you for the entire audience watching this. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है असलम भाई की, एंड we're glad that we could host him on the show. PKL season 12 starts 29th of August. So please go and watch the sport, support the sport, और आगे बढ़ाओ यार, बहुत ज़रूरी, बहुत आगे बढ़ चुका है, और भी आगे बढ़ाना हमारा ही काम है, हम ही देखेंगे तो हम ही आगे बढ़ा पाएंगे। सो डू दैट। मैं असलम भाई के इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ जाके उनको फॉलो करिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं एक फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, सेम टाइम फ्राइडे 6 PM विद फ्रेश न्यू एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स।